नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां चुनाव आयोग अब बूथवार वोटिंग डेटा देने के खिलाफ है। दूसरी खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पुणे एक्सीडेंट केस में नया खुलासा हुआ। यहां आरोपी के दादा का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी मिला है, जिसको लेकर मामला संदिग्ध हो गया। वहीं तीसरी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 से जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया, जिसे सैद्धांतिक तौर पर ममता नामंजूर किया है। चौथी खबर दिल्ली से है। इस दिनों सुर्खियों में बनी स्वाति मालीवाल केस में पहली बार सीएम केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पांचवी और आखिरी खबर एमपी से है, जहां प्रदेश की मोहन सरकार सीपीए बहाल करने की तैयारियों में है। तो इस 5 मिनटों के जरिए हम आपको ये 5 बड़ी खबरें दिखाएंगे। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां चुनाव आयोग बूथ वार वोटिंग डेटा देने के खिलाफ है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसमें बैलेट पेपर के आंकड़े भी होंगे, इससे वोटर्स में भ्रम फैलेगा। वेबसाइट पर हर मतदान केंद्र के वोटिंग प्रतिशत का डेटा सार्वजनिक करने से चुनाव मशीनरी में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये मशीनरी पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए काम कर रही है। चुनाव आयोग ने खुद पर लग रहे उन आरोपों को भी खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा है कि शुरुआती 2 फेज के चुनाव में जो मतदान का औसतन डेटा चुनाव के दिन दिया गया, उसमें और कुछ दिन बाद जब वोटिंग परसेंटेज का आखिरी डेटा जारी किया गया तो उसमें 5 से 6% का अंतर था। चुनाव आयोग ने कहा कि पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17C को सार्वजनिक करना वैधानिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। इसमें पूरे चुनावी क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है। डेटा की तस्वीरों को मॉर्फ किया जा सकता है। 17C फॉर्म है, जिसमें एक पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या दी होती है। ये बात चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हलफनामे में कही है। ये जवाब कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एनजीओ की याचिका के जवाब में दिया है। एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि आयोग अभी लोकसभा चुनाव के दौरान 48 घंटे के अंदर हर पोलिंग स्टेशन पर वोटों का डेटा जारी करे। तो आंकड़ा जारी करने से चुनाव आयोग ने मना किया है और खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। बूथ वार डेटा शेयरिंग नहीं की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से, और जिस तमाम तरह के आरोप भी जो लग रहे थे उसे भी चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खारिज किया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी ताबिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताबिश, लगातार निर्वाचन आयोग पर भी हमने इस चुनाव के दौरान देखा कि तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और इन सब के बीच बूथ वार जो वोटिंग डेटा है उसे देने की भी बात कही जा रही थी, लेकिन अब पूरी तरीके से चुनाव आयोग इसके खिलाफ है और इसके साथ ही जो तमाम और भी बातें कही थी उसका भी जवाब दिया गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ और भी जानकारी निकलकर सामने आई? देखिए, एडीआर की तरफ से याचिका दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 48 घंटे के भीतर ही तमाम जो आंकड़े हैं वो वेबसाइट पर डाल देने चाहिए, जिससे जो मतदाता है उनको पता चल जाए कि उनके इलाके में किस बूथ पर कितना वोटिंग परसेंटेज वोट हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने अपना हलफनामा दायर किया है। चुनाव आयोग का कहना यह है कि फॉर्म 17C को थोड़ा समझने की यहाँ पर जरूरत है। फॉर्म 17C होता है कि जब मतदान होता है तो मतदान के दिन जो बूथ पर पोलिंग एजेंट होते हैं उनको उसका जो प्रारूप है वो प्रस्तुत करा दिया जाता है, यानी कि उनको पता होता है कि इस बूथ पर कितने % वोटिंग किया गया है। और ऐसे में चुनाव आयोग का कहना यह है कि अगर हम इस प्रारूप को वेबसाइट पर डालते हैं तो इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, इसका फोटोशॉप किया जा सकता है, इसको एडिट करके आंकड़ों को अलग तरह से पेश किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, ये पूरा मामला इस वक्त इसलिए तूल पकड़ता जा रहा है कि 2 चरणों के चुनाव के बाद जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज में 5 से 6% का इजाफा देखने के लिए मिला। ताबिश, यहीं पर आपको रोकना चाहूंगे। आंकड़े देने से वोटर्स में भ्रम फैलेगा, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। खुद पर आरोपों को जो लगे थे निर्वाचन आयोग पर, उन सभी आरोपों को निर्वाचन आयोग ने खारिज किया है। हलफनामा दाखिल किया गया और इसमें सभी आरोपों को खारिज किया गया है और किसी भी तरह के आंकड़े देने से मना किया गया है। एक बार फिर से लगातार हमारे साथ ताबिश बने हुए हैं। ताबिश, जिस तरह से आप तमाम जानकारियां शेयर कर रहे थे, एक बार फिर से 17C को लेकर के जिस तरह से आपने जानकारी दी है, एक बार फिर से उसे ब्रीफ करें। पूरा मामला इसलिए बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि अब अपोजिशन ने इस पर तमाम सवाल निशान उठा दिया। अपोजिशन का कहना यह है कि जिस तरह से इस पर वोटिंग परसेंटेज का इजाफा हुआ है वो कहीं ना कहीं मतदाताओं के दिल में एक संशय पैदा कर रहा है कि आखिर इतनी तेजी के साथ जो परिवर्तन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर सवाल उठाया गया है, कांग्रेस की तरफ से इस पर सवाल उठाया गया है। हालांकि रागिनी नायक जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है वो तो बहुत खुल करके बोल रही है कि सब चीजों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आज
हलफनामा दायर किया गया था और हलफनामे के बाद आज चीजें सामने निकल कर आई हैं। सुप्रीम कोर्ट का में जो चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया उसमें उन्होंने कहा कि सब चीजों को इतना आसानी से नहीं लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये चुनाव आयोग के नियमों के अधीन नहीं है, यानी इसमें बदलाव की जरूरत होगी तभी ये तमाम चीजें की जा सकती हैं। और इसी वजह से फॉर्म 17C होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि किस बूथ पर कितना वोटिंग परसेंटेज वोट हुआ है। दूसरी तरफ चूंकि ये पूरा मामला इसलिए ज्यादा गर्माया हुआ है कि 2 चरण का देखिए अभी चुनाव बाकी रह गया है। पहले से ही पूरा अपोजिशन ईवीएम को लेकर के सवाल उठाता रहा है, वीवीपैट को लेकर के सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब ऐसे में अगर इस तरह से ये पूरा सवाल उठाया जाएगा तो मतदाताओं के दिलों में एक संशय हुआ कि अगर वोटिंग परसेंटेज में इजाफा किया जा सकता है तो आखिर वोट देने का क्या औचित्य रह जाता है। तो सरकार का कहना यह है या बीजेपी का कहना यह है कि इस तरह से बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा करके या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बार बार सवालिया चिन्ह खड़ा करके मतदाताओं के दिलों में संशय पैदा किया जा रहा है। लगातार चुनाव आयोग की कोशिश यह है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई जाए। देखिए शुरुआत के 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज जो सामने निकल कर आया था उसके बाद से चुनाव आयोग में एक चिंता का विषय था और इसलिए तरह तरह से कोशिश की गई थी कि चुनाव का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। लेकिन हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद, क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना यह था कि सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, जब आप वोट देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए और इसको तमाम चीजों को वेबसाइट पर डालना चाहिए। हलफनामे में जो दूसरी बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है वो ये कही गई कि तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं या तमाम जो चुनाव अधिकारी हैं वो तमाम ड्यूटी में लगे हुए हैं और ऐसे में इतना बड़ा बदलाव। ठीक है ताबिश, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पुणे हिट एंड रन केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी नाबालिग के परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया। सीबीआई की चार्जशीट में आरोपी नाबालिग के दादा का नाम है। चार्जशीट के मुताबिक बात साल 2021 के है, जब आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल का अपने भाई आरके अग्रवाल के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था। इस विवाद को निपटाने के लिए सुरेंद्र अग्रवाल ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से मदद मांगी थी और बदले में उसे सुपारी भी दी। इसके बाद छोटा राजन के गुर्गों ने आरके अग्रवाल के दोस्त अजय भोसले पर फायरिंग की, जिसमें उनका ड्राइवर घायल हुआ। पुणे हादसे में पोर्शे कार एक नामे बिल्डर का नाबालिग चला रहा था। हादसे के वक्त वो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। वहीं मरने वालों में मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के अनीश अवधानिया और जबलपुर के अश्विनी कोष्टा थी। दोनों IT इंजीनियर थे और हादसे वाली रात एक पार्टी से लौट रहे थे। अब क्योंकि कार को चलाने वाला आरोपी नाबालिग है, इसीलिए उसे बहुत हल्की शर्तों पर जमानत मिल जाती है। इसके बाद सियासी हंगामा मचता है और आरोपी की जमानत रद्द कर दी जाती है। अब बिल्डर के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से मामला और संदिग्ध हो चला है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ महाराष्ट्र से हमारे ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अब नए खुलासे हो रहे हैं और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन इनके जो परिवार हैं उनका निकल करके सामने आया है। पुलिस प्रशासन के इसे लेकर के आगे और क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आया? क्या आगे और इस नाबालिग की भी मुश्किलें, क्योंकि नाबालिग को लेकर के जिस तरह से धाराएं हैं वो एक बालिग आरोपी की कैटेगरी में काफी ज्यादा कम होती है और ऐसे में जो उसके दादा का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन से सामने आया, उसे लेकर के क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई है? मामला है क्या? ये हिट एंड रन का मामला है। पुणे के एक नाबालिग लड़की ने एक करोड़पति बिल्डर का लड़का था जो शराब पी के चला रहा था सीधा तेज गाड़ी से, और मैं बता दूं जिस बार में बैठा था उसने 48,000 रुपए का बिल पे किया था। आप सोच सकते हैं कि 48,000 के बिल पे करने वाला एक नाबालिग लड़का नाबालिग कैसे कहा जा सकता है, जो आए दिन बताया जाता है कि बार में जाता है। उसके बाद की कहानी ये है कि पीने के बाद सीधे जब सड़क पे आता है तो दो जो एक लड़की और एक लड़का, जो अवनीश और अवनी दोनों आ रहे थे, तो उसके ऊपर वो चढ़ा देता है और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उनको डॉडी भेज दी जाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पेश की बात गरमा ये है ना, इसकी मेडिकल जांच नहीं कराई जाती है। 15 से 16 घंटे बाद मेडिकल जांच कराने के लिए भेजा जाता है। ये सीधी खामियां पुलिस की दिखती है कि पुलिस जब बचाना चाहती है तो ऐसी हरकतें करती है। पुलिस किसको फंसाना चाहती है तो फंसा देती है और बचाना चाहती है सीधी पुलिस की मिली भगत दिखी है। 15-16 घंटे बाद जब किसी की मेडिकल जांच होगी तो उसको अल्कोहल नहीं निकलेगा। तो एक टेक्निकल से ये भी आया, इसी यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने उसको जमानत दे दी। 300 शब्द के निबंध लिखवा के मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी। जब ऊपर पे हंगामा हुआ, पब्लिक हंगामा हुआ और राजनीतिक दबाव पड़ने लगे तो आनंद कानून में पुलिस ने इस पर FIR दर्ज की और चार्जशीट दायर किया। और जिस तरह से 2015 में कानून आया था, जब निर्भया कांड हुआ था कि कोई भी नाबालिग जो विशेष भयंकर अगर कोई अपराध करता है तो उसको बालिग बना के उसको क्या सजा दी जाएगी।
तो उसी के तहत इसको भी चार्जशीट में लाया गया और इसको अभी भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से ये लापरवाही हुई है पुणे पुलिस की, उसके क्वेश्चन बनता है। और जिस तरह से अंडरवर्ल्ड की बात करें तो इनके दादा का नाम सुरेंद्र अग्रवाल था, जो कि अपने ही भाई से प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ रहे थे आर.के. अग्रवाल से। उस सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटे राजेंद्र की मदद ली, अंडरवर्ल्ड की मदद ली और क्या नाम है आर.के. अग्रवाल के ड्राइवर पे फायरिंग की। ये 2021 का मामला है। उस मामले को भी उजागर हो गया जब ये मामला क्या नाम है दर्ज हुआ। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में लिपापोती हो रही थी। लेकिन ठीक है राहुल, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आरोपी के परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। चलिए अब तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 2010 से 77 समुदायों को जो ओबीसी के सर्टिफिकेट बांटे गए थे उन्हें रद्द कर दिया है। बड़ी बात यह है कि जिन 77 समुदायों को ममता सरकार ने ये सर्टिफिकेट बांटे थे उनमें से ज्यादातर मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए थे। इसी वजह से चुनावी मौसम में अब ये एक बड़ा और अहम मुद्दा बन गया। बीजेपी ने सीधे साधे इसे ममता बनर्जी की तुष्टीकरण वाली राजनीति करार दिया है। वहीं टीएमसी ने इस आदेश को मानने से मना कर दिया है। सारा विवाद इस बात को लेकर के है कि ममता सरकार ने पिछले 10 सालों में जिन समुदायों को इस ओबीसी वाली लिस्ट में शामिल किया है उनमें सबसे ज्यादा तवज्जो मुस्लिम समुदाय को ही दी गई। आरोप तो यहाँ पर भी ये भी लगे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए दूसरे लोगों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ममता ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और 2010 से जारी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है। ममता सरकार ने आदेश को नामंजूर किया। इसी पर हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता फरीद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीद, जिस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और ओबीसी जो सर्टिफिकेट था उसे 2010 से जो जारी किया गया था उसे अब रद्द कर दिया गया है। हालांकि आपकी ममता सरकार जो कि पश्चिम बंगाल में है उन्होंने इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहा। जी बिल्कुल, ये जो फैसला कल आया है बहुत ही दुखद फैसला है और बंगाल की जनता के लिए ये बहुत ही बड़ा धक्का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हाई कोर्ट जो फैसले दे रहे हैं जनता के खिलाफ, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि कितने लोगों की नौकरियों को रद्द कर दिया गया। मगर इसे क्रोनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मंच से भाषण दे रहे थे कि ये लोग जब आ जाएंगे तो आपके आरक्षण को खा जाएंगे। अब उसी चीज को समझते हुए यहाँ के जो अपोजिशन के नेता हैं उन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि 23 तारीख को देखिएगा आप पेपर, एक बहुत बड़ा धमाका होगा। तो आप ये समझिए कि ये कोर्ट भी आजकल, मुझे कहने में बड़ा अफसोस लगता है कि ऐसा नहीं था, मगर कोर्ट भी आजकल इन लोगों के इशारे पे चल रहा है कि कैसा पहले प्रधानमंत्री जी कह देंगे उसके बाद यहाँ पे अपोजिशन लीडर भी वो बता देते हैं कि इस दिन यहाँ का फैसला आने वाला है। टोटली ये एक सेक्शन के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री और देश की जो भाजपा पार्टी है सेक्शन के खिलाफ जा रही। ममता बनर्जी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, सबको साथ लेकर, लेकिन ये ममता बनर्जी का अपना बनाया हुआ फैसला नहीं है। 2004 और 5 में जस्टिस रंगनाथन मिश्रा की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था जो पिछड़ा वर्ग है किसको उसमें शामिल करना चाहिए। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही ये चीज हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने इस चीज को आगे बढ़ाया। जिस तरह से 2009 और 10 में जस्टिस राजेंद्र कुमार सच्चर की रिपोर्ट आई थी कि माइनॉरिटी देश में बहुत से लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो उनकी 410 पन्ने की एक रिपोर्ट आई थी। उसके आधार पर अगर ममता बनर्जी ने लोगों का काम किया है, ममता बनर्जी लोगों के लिए काम करे, इसमें दुश्वारी कहाँ है। मगर अफसोस यही है कि आजकल हाई कोर्ट के जो फैसले भी आ रहे हैं, जो भाजपा के ऑफिस से लिख के फैसले दिए जा रहे हैं वो आ रहे हैं। मैं इसका आपको उदाहरण दे सकता हूं कि जिस तरह से आपने देखा कि जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कितने लोगों की नौकरी को लेने का जो काम किया है वही उन्होंने वीआरएस लेकर भाजपा ज्वाइन की और आज वो तामुलुक से भाजपा के कैंडिडेट हैं, भाजपा के लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी 4 दिन पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर एक जस्टिस हाईकोर्ट से रिटायर हुए हैं और रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने फेयरवेल भाषण में कहा है
कि मैं तो शुरू से ही आरएसएस का वर्कर था और अब मैं फिर रिटायर हो गया हूँ, अब मैं फिर जाके आरएसएस ज्वाइन करूंगा, आरएसएस के लिए काम करूंगा। तो आप देखिए इस कुर्सी में किस किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। जस्टिस राजेश कुमार मानता की बेंच से ये फैसला जो आया है, जो ओबीसी सबका कैंसिल करने की बात हुई है, जस्टिस मानता ने कई महीने पहले एक ऑर्डर दिया है कि शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ के अपोजिशन लीडर है, वो कोई भी कांड कर ले, उन पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह के फैसले आ रहे हैं। ये बहुत ही दुखदपूर्ण फैसला है और इसके लिए हम लोग जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि उच्च अदालत में पूरा सही फैसला होगा। ठीक है फरीद, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है, हालांकि उसे ममता सरकार ने नामंजूर किया है। चलिए चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल मामले पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी में बातचीत में कहा कि मैं स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय चाहता हूं, क्योंकि इस घटना के 2 वर्जन हैं। अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल मामले पर कहा कि ये मामला कोर्ट में है, ऐसे में इस पर उनकी टिप्पणी कार्यवाही को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी, न्याय किया जाएगा। इस घटना के 2 वर्जन है, पुलिस को दोनों पक्षों की जांच निष्पक्षता से करके न्याय दिलाना चाहिए। इधर आज दिल्ली पुलिस सीएम आवास नहीं जाएगी और न ही मुख्यमंत्री केजरीवाल के माता पिता के बयान दर्ज किए जाएंगे। जब भी दिल्ली पुलिस को जरूरत महसूस होगी तो वो उनके माता पिता के बयान दर्ज करेगी। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके 2 वर्जन हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए इसके निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, जिस तरह से स्वाति मालीवाल का मुद्दा पूरे देश भर में लगातार गरमाया हुआ है और अरविंद केजरीवाल के जिस तरह से चुप्पी तोड़ने की बातें लगातार बीजेपी कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक स्वाति मालीवाल पर कुछ नहीं बोला, महिलाओं के हित की बातें तमाम दिल्ली में कही जाती हैं, लेकिन उनकी राज्यसभा सांसद ही सुरक्षित नहीं है, वो भी उनके खुद के आवास पर। और ऐसे में आज उनका भी बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने ये भी कहा है कि इसके 2 वर्जन है। क्या कुछ अपडेट इस बात? जी बिल्कुल गरिमा, में चुनावी माहौल है और 25 मई को वोटिंग होनी है। इसी के मद्देनजर यहाँ पर तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो जनसभाएं करते थे, रैलियां करते थे और हमेशा अरविंद केजरीवाल को घेरने की यहाँ पे कोशिश की जाती थी और कहते थे कि अरविंद केजरीवाल तो चुप है, उनकी जो राज्यसभा सांसद है उनके साथ उनके घर में मारपीट हुई और अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक मीडिया संस्थान से उन्होंने बातचीत में ये कहा है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मैं कोई भी टिप्पणी इसमें इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये मामला कोर्ट में है तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो है वो अपनी चुप्पी तोड़ी और जिस तरीके से हमने देखा कि आज अरविंद केजरीवाल के जो माता पिता है उनके बयान दर्ज होने थे। कल अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया था और आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मैं अपने माँ बाप के साथ इंतजार कर रहा हूँ और अभी तक जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन सीएम हाउस में नहीं दी है कि दिल्ली पुलिस जो है वो बयान दर्ज करने आएगी भी या नहीं। और तमाम उसके बाद जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह आतिशी उनके यहाँ पहुंचे और उनके ट्वीट्स भी वायरल हुए जिसमें वो कह रहे हैं कि तानाशाही की सरकार है, बूढ़े माँ बाप जो है उनको परेशान किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही कि मेरे जो बूढ़े माँ बाप है उनको परेशान किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस आज नहीं पहुंची है और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सोर्सेज है उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है कि जब उनको जरूरी होगा वो उनके माँ बाप की बयान जो है वो दर्ज करेगी। और जिस तरीके से हमने देखा कि विभव कुमार को मुंबई ले जाया गया, उन्होंने एक कंप्यूटर में अपना डाटा सेव करा दिया था और उसके बाद फोन को फॉर्मेट किया गया। तो जांच चल रही है और जब तक जांच चलेगी तब तक जो है तमाम खुलासे भी गरिमा बिल्कुल हमें देखने को मिलेंगे और देखना ये होगा कि स्वाति मालीवाल का जो मामला है वो कितना उसमें निष्पक्ष जांच होती है और क्या कुछ सामने आता है। ठीक है तनु, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम आवास दिल्ली पुलिस नहीं जाएगी फिलहाल। स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।
चलिए अब पांचवी और आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही मध्य प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में है। रिजल्ट के बाद मोहन सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। उनमें सबसे ज्यादा चर्चा एक बात को लेकर शुरू हो गई है कि मोहन यादव फिर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एक फैसला पलट सकते हैं। इसे लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। मोहन सरकार की महिला मंत्री ने इसे लेकर कुछ दिनों पहले एक चिट्ठी लिखी थी, शायद उसी के आधार पर यह एक्शन हो रहा है। नई सरकार में मोहन यादव की महिला मंत्री और भोपाल के गोविंदपुरा इलाके से विधायक कृष्णा गौर ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी। साथ ही उन्होंने फिर से सीपीए को शुरू करने की मांग की थी। ये भी कहा जा रहा है कि कृष्णा गौर की चिट्ठी के बाद सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अगले सप्ताह मुख्य सचिव वीरा राणा सीपीए से संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में जो निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा उसके बाद फिर से सीपीए को बहाल करने पर फैसला हो सकता है। हालांकि चर्चा ये भी है कि इस बार ये नगरीय और विकास विभाग के अधीन होगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से अब सीपीए को लेकर के एक बार फिर से मामला सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो पूर्व की शिवराज सरकार थी उनके फैसले को बदले जाएंगे, और सीपीए को लेकर के जिस तरह से कृष्णा गौर ने एक पत्र लिखा उसे फिर से चालू करने की बातें कही जा रही है। आदर्श आचार संहिता के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, जहां तक बात करें हम सीपीए की, यानी राजधानी परियोजना प्रशासन, उसका काम था भोपाल में लोकल डेवलपमेंट को पूरा देखना, और वो पिछले शिवराज सरकार में मार्च 2022 में से बंद कर दिया गया। इस बंद करने का फैसला बाकायदा शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया था, और उसके बाद सीपीए को बंद करके उसे पीडब्ल्यूडी में मर्ज कर दिया गया था। और देखा जाए तो अब वापस जो मोहन सरकार की मंत्री है कृष्णा गौर, उन्होंने एक पत्र लिखा है, और पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजधानी भोपाल के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सीपीए का होना जरूरी है, इसलिए इसे वापस चालू किया जाए। और मोहन सरकार की बात करें तो वह 4 जून के बाद इस पर फैसला ले सकती है कि सीपीए को वापस चालू करना है कि नहीं। और सीपीए जो बंद हुआ था उस वक्त वहां 1500 कर्मचारी काम करते थे, जिन्हें पीडब्ल्यूडी में, भोपाल नगर निगम में और फॉरेस्ट विभाग में मर्ज कर दिया गया था। तो अगर सीपीए चालू होता है तो इन 1500 कर्मचारियों को वापस सीपीए में लाया जाएगा, और इसे सीपीए को वापस चालू करना इतना आसान नहीं है कि जितना पत्र लिख के बताया जा रहा है। बाकायदा कैबिनेट में प्रस्ताव लाना पड़ेगा, कैबिनेट में प्रस्ताव लाके मंत्रिमंडल उसे मंजूरी देगा, और मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही सीपीए यानी राजधानी परियोजना प्रशासन फिर शुरू होगा, जिसके अंतर्गत पीडब्ल्यूडी विभाग रहेंगे, भोपाल नगर निगम साथ में आएगा और फॉरेस्ट विभाग साथ में आएगा। ठीक है अनिरुद्ध, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।